हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित की गई बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। जी हाँ दोस्तों, यह एडुटोरिया के फाउंडर प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 10+2 पर आधारित है। इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के आपको 4 अंक दिए जाएंगे। टोटल 600 अंक के आपके एग्ज़ाम होंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि यदि आप एक उत्तर गलत करते हैं तो आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। यदि आप एक उत्तर गलत करते हैं तो आपके एक अंक काट लिए जाएंगे। इस बात को आप समझे। एक उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। अगर आप एक उत्तर गलत करते हैं तो 1 अंक काटे जाएंगे। टोटल आपको 600 अंक के एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों, एग्जामिनेशन हॉल में इस एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों को अगर आप समझ गए तो चलिए अपने प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल महोदय जी दिलवाते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा राज्य के राज्यपाल जी दिलवाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवाद का निपटारा कौन करते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो संविधान के भाग 5 में किया गया। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो किस में निहित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान में कहाँ पे किया गया? तो संविधान के भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच किया गया है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा यह संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव जी होते हैं। और भारतीय संविधान में यूपीएससी यानी सिविल सेवा का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 312 में किया गया है। प्रश्न नंबर 6, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। दोस्तों, अभी जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है वह ओम बिरला जी है। ये राजस्थान के कोटा से नियुक्त किए गए हैं और यह लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ कोई वंशानुगत शासक नहीं है। उत्तर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन रहा वह चंपारण आंदोलन रहा, जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है। जो 1917 में मुख्य रूप से हुआ था। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सान्याल। और वहीं
1913 में एक और घटना हुआ था। कौन सी घटना हुई थी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, सॉरी लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से मैं बताएंगे कि कौन सी घटना हुई थी 1913 में, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आपको ये भी बता देते हैं कि यह घटना अमेरिका में हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल यह बेगूसराय में है, कांवड़ झील है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील है, जो बेगूसराय में स्थित है। वही हम भारत का पहला रामसर स्थल की बात करें तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। यह रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था सबसे पहली बार? तो यह 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान में हुआ था, और प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी तो उस समय मुख्य रूप से 3 और सभ्यता चल रही थी। कौन कौन सभ्यता चल रही थी? तो मिस्र की सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, और वांगो की सभ्यता चल रही थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कास्युगीन सभ्यता इत्यादि। इन सभी नामों को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, वह कौन थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जी के गुरु का नाम क्या था? तो कौटिल्य था। कौटिल्य का एक और नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का एक और नाम मिलता है। को कौन सा नाम मिलता है? तो सेंड्रोकोटस मिलता है। ठीक है, एंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटस के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधार कला। गंधार कला यह ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इल्तुतमिश यह दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। इल्तुतमिश का अगर कार्यकाल की हम बात करें तो 1211 से लेकर के 1235 के आसपास थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या करा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर के 1784 के बीच। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जी थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, यह लॉर्ड डफरिन द्वारा कहा गया था। दोस्तों, कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था? तो दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पहली बैठक होने वाली थी पुणे में, लेकिन पुणे में हैजा फैलने के कारण इसकी बैठक कहाँ की गई थी? तो यहाँ इसकी बैठक मुंबई में की गई थी। कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे सबसे पहली बार वह WC बनर्जी ने की थी। कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो A.O. होम्स जी थे। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, M.G. रनाडे के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था
की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व व्यवस्था थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। दोस्तों अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपको देश का नाम बता देते हैं। यह अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो यह 1542 में हुआ था। ठीक है, आप जगह का नाम कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाएं तथा उनके तिथि का सही मिलान करें। नीचे दिए गए घटनाएं तथा उनकी तिथि का सही मिलान करें। तो दोस्तों यह काफ़ी सिमिलर है, आप इसे थोड़ा अच्छे से देखेंगे। एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को घटना हुई थी। रॉलेट एक्ट की घटना 19 मार्च 1919 को हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यह 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुई थी। वही ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुई थी? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। इसे आप मिलान कर लेंगे। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आप यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम बताएं। ठीक है, आप हमें ये बताएं कि भारत में जो सबसे बड़ी सीमा लगती है वह कौन सी है? उसे आप अरेंज वे में सजाएं, छोटी से बड़ी की ओर। ठीक है, यह प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी सीमा होगी नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। दोस्तों आप तो ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई देश हमारा सीमा साझा करता है किसी अन्य देश से, तो वह किस देश से करता है? तो वह बांग्लादेश से करता है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से करता है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा अलग टाइप से मैं बता रहा हूँ। यदि आपने फिल्म आशिकी 2 देखा होगा तो उसमें हीरोइन का नाम रहता है श्रद्धा कपूर का, क्या नाम रहता है? तो आरोही रहता है। ठीक है, क्या नाम रहता है? आरोही। वह एक छोटी सी एक्टर रहती है, वह धीरे धीरे बड़ी एक्टर बनती है। ठीक है, तो छोटी से बड़ी बनी तो उसे हम आरोही क्रम कहेंगे। तो यहाँ पे छोटी से बड़ी कही है। तो नेपाल सबसे छोटी सीमा, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये कुछ अलग टाइप्स की हमारी ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बताएंगे, नहीं तो इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वैसे हम लोग बड़े हो चुके हैं, इन छोटी छोटी ट्रिक को इग्नोर करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला जिला नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, लेकिन धारवाड़ भूमध्य स्तरीय वाला जिला रोहतास नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या करा, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा सही है यह हमें उत्तर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अटल टनल इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन द्वारा किया गया था। इसका निर्माण
निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटों को जोड़ती है, एकदम करेक्ट है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्याचल पहाड़ी के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया गया है लौह अयस्क, दूसरा तरफ दिया हुआ है राज्य। ठीक है, आइए हम इसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बादम पहाड़, यह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, डल्ली राजहरा, यह कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रमुख, यह कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, नोआमुंडी, यह कहाँ स्थित है? तो नोआमुंडी झारखंड में स्थित है। ठीक है, आप यहाँ पे इसे मिलान कर लेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। यह अफ्रीका के किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पर्वत स्थित है। प्रश्न नंबर 27, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है उसे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देश और उनके राजधानी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी एकदम अरेंज वे में दिए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। दोस्तों ये सभी के सभी करेक्ट है। यहाँ पे हमारे उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 सभी अरेंज वे में ही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि। प्रश्न नंबर 30, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, जनता को पैसा उधार देना। दोस्तों यह कोई भी अगर अननोन आदमी भी होगा तो उसे ये पता हो कि आरबीआई क्या होता है। तो आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। यह केवल बैंकों को राशि उधार देती है, यह जनता को पैसा उधार नहीं देती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। प्रश्न नंबर 33, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुछ नेट्स को कहा जाता है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुछ नेट्स के द्वारा, साइमन कुछ नेट्स को राष्ट्रीय
आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है? प्रश्न नंबर 34, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है या अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी फंड, और वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में पड़ता है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी 1944 के में, टोटल 1945 में हुई थी, 44वां के सम्मेलन के तहत। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुई थी 44 में और इसकी स्थापना हुई थी 45 में। इसे जुड़वा बहन के नाम से जानती हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? तो भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनिमय करता है। कौन करता है? तो भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को दिया। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना जुल्फों वाली है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2183 रुपये निर्धारित किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 39, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, इसका कुल वजन कितना है? तो इसका कुल वजन था 3900 केजी टोटल वजन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? हाल ही में किस राज्य के दुब्बाराज चावल को जीआई टैग दिया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ को। दोस्तों, यह जीआई टैग क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। किसी भी राज्य या क्षेत्र के प्रसिद्ध उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। इसका अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। सबसे पहली बार दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग दिया गया था 2004 में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो केरल के राज्यपाल आरिफ अलवी है, एकदम परफेक्ट है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है, बिल्कुल परफेक्ट है। त्रिपुरा के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, एकदम करेक्ट है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा है, बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कौन सा गलती बोला? तो देखिए, यहाँ पे त्रिपुरा के राज्यपाल गुरमीत सिंह नहीं है, क्योंकि गुरमीत सिंह यह कहाँ के राज्यपाल है? तो यह उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा के राज्यपाल गुरमीत सिंह नहीं होंगे, बल्कि गुरमीत सिंह कहाँ के राज्यपाल हैं? तो उड़ीसा के राज्यपाल है। सॉरी, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 43, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 टीम भाग ले रही है। दोस्तों, पहले इसमें 8 टीम हुआ करती थी, अब इसमें 10 टीम भाग ले रही है, क्योंकि 2 नई टीम बनी है, हैदराबाद और लखनऊ। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 44, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए,
पी के शाही जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पी के शाही जी को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 45, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन फॉसे को सम्मानित किया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूडो से संबंधित है। प्रश्न नंबर 47, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। प्रश्न नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए, इटली, रोम में। इटली की राजधानी कौन सी है? तो रोम है इटली की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 49, नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नक्टा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सितार वादक से है। दोस्तों बहुत देर हो गया मुझे 50 प्रश्न करते हुए, यानी कि काफ़ी समय लग गया 50 प्रश्न में। हम यहाँ पे अब तेज़ी से खींचेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, डीसी जनरेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेशन कार्य करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 52, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का पापरास होता है, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रश्न नंबर 53, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन के आयाम पर निर्धारित की जाती है। प्रश्न नंबर 54, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस बनती है। प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह लाल रंग को परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 56, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि कार्य का मान यह शून्य हो सकता है ऑप्शन नंबर बी और सी इन दोनों के द्वारा। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 57, प्रतिरोधक के दो तार R1 और R2 को समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजक का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग में। फिर प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। क्योंकि जल किससे बनता है आप कमेंट करके हमें बताइएगा। जल दो कंपोनेंट के मिश्रण से बनता है। कौन कौन से ये कंपोनेंट है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न नंबर 60, कार्नेलाइट किस धातु का एस्क है? कार्नेलाइट यह किस धातु का एस्क है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम का एस्क है। प्रश्न नंबर 61, हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। उत्तर डी होगा यहाँ पे करेक्ट। प्रश्न नंबर 62, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस चीज़ में? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ठीक है। प्रश्न नंबर 63, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। यह क्या होते हैं? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो क्या होते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। प्रश्न नंबर 64,
जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0% होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर में तांबा जस्ता निकेल होता है। ठीक है, चांदी का कोई प्रतिशत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 66, ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 67, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो प्रश्न उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोट नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइलुइन। सॉरी, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोट नहीं है? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। प्रश्न नंबर 69, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। प्रश्न नंबर 70, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? तो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, सुंदरी, यह सुंदरी क्या है? तो सुंदरी होती है ये चूषण मूल, एकदम सही है। अमर बेल, यह क्या है? तो न्यूमेरे टॉप 4 होगा। श्रृंगारा, तो ये क्या है? तो यह होगा स्वांगी कारक मूल। प्याज क्या होता है? तो प्याज होता है भूमिगत तना। ठीक है, आप मिलान यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 72, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रत्यास्थापन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 73 क्या कर रहा है? तो प्रश्न नंबर 73 यहाँ पे कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग या छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, छोटी आंत में। प्रश्न नंबर 74, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में होती है जस्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 75, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। दोस्तों, यहाँ पे हमने जीके जीएस के 75 प्रश्न को कंप्लीट किया। ठीक है, तो हम सभी के जीके प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये आपको वीडियो के माध्यम से करवाना पॉसिबल नहीं है, इसे तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा है और आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस माई वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स।